देहरादून से बड़ी खबर। पंचायत चुनाव के दौरान गोली चली थी। बेतालघाट में प्रमुख के चुनाव के दौरान फायरिंग हुई थी, जिसमें 4 दिन बाद राज्य निर्वाचन आयोग की नींद खुली है। बवाली के सीओ प्रमोद शाह और थानाध्यक्ष बेतालघाट अनीश अहमद पर गिरी गाज। आयोग ने विभागीय कार्रवाई की है। थानाध्यक्ष को सस्पेंड करने की संस्तुति की है। सुनील नौप्रभात हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुनील, अब जाकर 4 दिन बाद जाकर सस्पेंड करने की संस्तुति की गई है। देखिए, बिल्कुल 14 अगस्त को जब ये ब्लॉक प्रमुख जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव हो रहे थे, 14 अगस्त को ही बेतालघाट जो क्षेत्र पंचायत प्रमुख का जो कार्यालय है, जहां पर ये वोटिंग हो रही थी, वहां पर वोटिंग के दौरान 3 राउंड फायर हुई थी, गोलीबारी वहां पर हुई थी, जिससे एक तरह से भगदड़ की स्थिति वहां पर पैदा हो गई थी। एक व्यक्ति भी इस पूरे मामले में घायल हुआ और इसका वीडियो राज्य भर में चर्चा का विषय बना रहा। सोशल मीडिया पर ट्रेंड होता रहा कि बेतालघाट में, खासकर पहाड़ों में, गोलीबारी की घटना बहुत रेयर होती हैं, बहुत कम होती हैं और इसे सीधे सीधे कानून व्यवस्था से जोड़कर देखा जा रहा था। अब जाकर 4 दिन बाद राज्य निर्वाचन आयोग की नींद खुली है। राज्य निर्वाचन आयोग ने जो ऑब्जर्वर थे, संबंधित ऑब्जर्वर बेतालघाट के, उनकी संस्तुति के आधार पर 2 अफसरों को, सीओ भवाली प्रमोद शाह और जो बेतालघाट के थानाध्यक्ष है अनीस अहमद के सस्पेंशन की संस्तुति की गई है पुलिस मुख्यालय को। और इसके अलावा जो सीओ हैं, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की गई है। हालांकि ये घटना होने के तत्काल बाद राज्य निर्वाचन आयोग को अलर्ट हो जाना चाहिए था, तत्काल बाद इसकी कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, लेकिन कम से कम 3 से 4 दिन बाद राज्य निर्वाचन आयोग जागा है। तो ये भी कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं राज्य निर्वाचन आयोग को लगा कि उसकी फजीयत हो रही है। जिस तरह से पूरा पंचायत चुनाव विवादों में रहा और जिस तरह से गोलीबारी जैसी घटनाएं हुई, अब जाकर इस पर एक्शन लिया गया। जी ठीक है सुनील, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। लेकिन आप बने रहे हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लूंगी। फिलहाल 4 दिन बाद अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की गई है निर्वाचन आयोग की ओर से, लेकिन इस मामले ने सभी को चौंका दिया था। पहाड़ों पर चुनाव के दौरान गोलीबारी की घटना इस बार जो देखने को मिली, वो वाकई चिंताजनक थी। इधर देहरादून सचिवालय में सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग जारी है और इस मीटिंग में विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर चर्चा हो रही है। 19 अगस्त से मानसून सत्र होना है। सीएम ने यह बात साफ कर दी है कि गैंडसैंड में ही मानसून सत्र होगा और इसी पर इस वक्त कैबिनेट की मीटिंग चल रही है। सुनील नौप्रभात हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील, कैबिनेट मीटिंग के दौरान मानसून सत्र के अलावा और क्या क्या एजेंडा? देखिए, मैंने कहा इस मीटिंग में मानसून सेशन को लेकर ही प्रमुख तौर पर बातचीत होगी। आमतौर पर जब भी विधानसभा का सेशन होता है, उससे पहले कैबिनेट बुलाई जाती है। ये कैबिनेट गैरसैंड में होनी थी, लेकिन जिस तरह से वेदर खराब बना हुआ है, उसी के मद्देनजर एहतियातन के तौर पर कैबिनेट आज देहरादून में बुलाई गई है। इसमें विधानसभा में विभिन्न विभागों की नियमावली जो आने वाली है, उनको लेकर चर्चा होगी। इसके साथ साथ सरकार ने, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में मंत्री सुबोध उनियाल को संसदीय कार्य मंत्री नियुक्त किया है इस पूरे सेशन के लिए, इस कार्रवाई के लिए। तो उसकी जानकारी भी आज मुख्यमंत्री कैबिनेट को देंगे और इसके साथ साथ आगे की रणनीति भी बनाई जाएगी कि किस तरह से जो विधानसभा सेशन में विपक्ष का सामना किया जाएगा, विपक्ष के क्या सवाल हो सकते हैं। कैबिनेट के अपने साथियों के साथ एक सामान्य चर्चा इस बात पर हो सकती है। इसके अलावा विधानसभा में आने वाले प्रस्तावों को लेकर भी आज कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। ठीक है, धन्यवाद सुनील। तो विधानसभा में कौन कौन से प्रस्ताव रखे जाने हैं, इसे लेकर भी आज कैबिनेट मीटिंग के दौरान चर्चा हो रही है। और इससे पहले देहरादून में ही विधानसभा स्पीकर और सीएम पुष्कर सिंह धामी के बीच मानसून सेशन को लेकर चर्चा हुई और इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, सत्र के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं और उन्होंने कहा कि गैंडसैंड में ही मानसून सेशन होगा। दरअसल जिस तरह से मौसम बहुत खराब है, इसे लेकर ये चर्चा होने लगी थी बीच में कि क्या इस बार मानसून सेशन गैंडसैंड में हो पाएगा या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि देहरादून में ही सेशन हो। कई विधायकों ने ये डिमांड भी रखी थी, लेकिन सीएम ने यह क्लियर कर दिया कि मानसून सेशन गैंडसैंड में ही होगा और सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। हमारा विधानसभा का सत्र प्रारंभ होने वाला है और उससे पहले चूँकि सभी प्रकार की बातें होती हैं कि समसामयिक विषय भी हैं और उसके अलावा
सत्र होना है तो एक शिष्टाचार बस आए हमको मिलने के लिए। हम तैयार हैं और जैसा पहले से प्रस्तावित है, हम लोगों ने कहा है कि भराड़ीसैंण में सत्र होगा, उसी के निमित्त सरकार ने सभी प्रकार की तैयारियां प्रारंभ कर दी और विधानसभा के स्तर से भी उस पर काम चल रहा है। तो गैरसैंण में सत्र देहरादून में पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। सीएम आवास पर यह मुलाकात हुई है। राज्य के समसामयिक मुद्दों पर बातचीत हुई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को लोक पर्व घी संक्रांति की शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि देवभूमि उत्तराखंड के पारंपरिक लोक पर्व घी संक्रांति की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। लोक पर्व न केवल हमारी समृद्ध संस्कृति और विरासत के प्रतीक हैं, बल्कि पीढ़ियों को जोड़ने वाली अमूल्य धरोहर भी हैं, ये लिखा मुख्यमंत्री ने। तो आपको बता दें, लोक पर्व घी संक्रांति है आज उत्तराखंड में। पारंपरिक लोक पर्व को लोग बहुत ही शिद्दत से मनाते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी को शुभकामनाएं दी है घी संक्रांति की। मौसम विज्ञान केंद्र ने उत्तराखंड में आज तेज बारिश का अलर्ट जारी किया। देहरादून, बागेश्वर, पिथौरागढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। वहीं देहरादून में देर रात से लगातार बारिश जारी है। पहाड़ों पर लगातार बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और आज तक के अलर्ट जारी किए गए हैं। देहरादून में खासकर बारिश हो रही है देर रात से ही। अलग अलग जिलों के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है। हरिद्वार में भी देर रात से तेज बारिश हो रही है और लगातार बारिश से हर तरफ जलभराव की स्थिति बन गई है। यहां सिटी सेंटर, चंद्राचार्य चौक और उसके आसपास की सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं, जिसकी वजह से वाहनों को निकलने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। वहीं ज्वालापुर, कनखल समेत तमाम बाजारों में भी पानी भरा है। लगातार जारी बारिश की वजह से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। पहाड़ी इलाकों में भी तेज बारिश की वजह से गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। हरिद्वार के भीमगोड़ा बैराज पर गंगा चेतावनी के निशान के पास बह रही है। अगर लगातार बारिश इसी तरह से जारी रही तो गंगा का जलस्तर चेतावनी का स्तर पार कर सकता है। चमोली में भी लगातार बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के बाद बद्रीनाथ हाईवे पर पीपल कोटी के पास मलबा गिरने का सिलसिला जारी है, जिससे हाईवे बंद हो गया। कमेडा, उमट्टा, नंदप्रयाग, भनेर पानी के पास भी मलबा आने से हाईवे बंद है, जिसकी वजह से बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड जाने वाले यात्री फंस गए हैं। उत्तरकाशी में सुबह से तेज बारिश की वजह से धराली में चल रहा सर्च और राहत कार्य प्रभावित हो रहा है। धराली आपदा के बाद से गंगोत्री हाईवे डबरानी के पास बंद है। डबरानी के पास हाईवे पिछले 12 दिनों से बंद है। कई जगहों पर बारिश के बाद लैंडस्लाइड बड़ी मुसीबत की वजह बन रही है। गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे कई जगहों पर बंद है। हाईवे धरासू से सिलक्यारा के बीच बंद है, जबकि गंगोत्री हाईवे भटवाड़ी से सालंग के पास सड़क धंस जाने की वजह से बंद है। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। थल मुनस्यारी रोड भी कई जगहों पर लैंडस्लाइड की वजह से बंद है। अहम रोड के बंद हो जाने से बॉर्डर की कनेक्टिविटी पूरी तरह से टूट गई है। रोड को खोलने का काम चल रहा है, लेकिन कई जगहों पर लैंडस्लाइड की वजह से रोड खुलने के काम में वक्त लग सकता है। थल डिडीहाट रोड भी लैंडस्लाइड की वजह से बंद है।
इसके अलावा जिले में 2 दर्जन से ज्यादा सड़कें हैं जो इस वक्त बंद है, आवाजाही नहीं हो पा रही है। स्थानीय लोगों के साथ ही यात्रियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। छह अगस्त को पौड़ी में आई आपदा में ध्वस्त हुए कलगड़ी पुल की जगह पर बैली ब्रिज बनाने का काम अंतिम चरण में है। गदेरे में आई बाढ़ से गढ़वाल और कुमाऊं को जोड़ने वाले बुआखाल, धुमाकोट, रामनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बना पुल ढह गया, जिसके बाद से पौड़ी जिले के पैठाणी, थलीसैंण, चाकीसैंण, त्रिपालीसैंण, भरसार, बिरोखाल और धुमाकोट का जिला मुख्यालय समेत कुमाऊं से भी संपर्क टूट गया है। राहत काम में भी देरी हो रही है। इसमें जो हमारा कलगड़ी का पुल वॉश ऑफ हो गया था वो NH 121 पर, तो तब से जैसे ही ये सूचना मिली तब तुरंत वहाँ से ऋषिकेश से हम लोगों ने बेली ब्रिज मंगाया और उसका काम लगातार बहुत ही युद्ध स्तर पे चल रहा है और हमें उम्मीद है कि अगले 2-3 दिन के अंदर वहाँ पे लाइट व्हीकल्स के लिए खोला जा सकता है। उधर रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे कोडियाला के पास बंद है, जिससे अभी खुलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। चट्टान का एक बड़ा हिस्सा सड़क पर आ गया, जिसकी वजह से ही ये रास्ता बंद हो गया है। JCB और दूसरी मशीनों से हटाना फिलहाल असंभव है। कल इस जगह पर ब्लास्टिंग भी की गई थी, लेकिन तब भी कोई लाभ नहीं हुआ। अब पत्थर को तोड़ने के लिए ब्रेकर मशीनें लगाई गई हैं। कोटद्वार में तेज बारिश की वजह से खोह नदी उफान पर है। लोग जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं। कई गांव के लोग उफान पर आई नदी को पार कर रहे हैं, जो खतरनाक है। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है और इसके बाद भी लोग मजबूर हैं, क्योंकि दिनचर्या के लिए इस नदी को इसी तरह से पार करना इनकी मजबूरी है। सने इलाके से पाखरो जाने के लिए बीच में खोह नदी पार करनी ही पड़ती है। बॉर्डर से सटे गांव में रहने वाले लोगों के लिए कोटद्वार एकमात्र बाजार है। हॉस्पिटल समेत जरूरत की हर वस्तु के लिए इन लोगों को कोटद्वार जाना पड़ता है और ऐसे में मॉनसून के दौरान बहुत कठिनाई होती है। उत्तरकाशी में धराली आपदा के बाद से हर्षिल घाटी के 8 गांव के ग्रामीण जान हथेली पर रखकर सफर करने को मजबूर हैं। डबरानी के पास हाईवे बह गया। ग्रामीण नदी में उतरकर जान हथेली पर रखकर सफर कर रहे हैं। नदी का गंगोत्री हाईवे तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से लोगों की जिंदगी प्रभावित हो रही है। पूरी यहाँ पर आ गई। कुछ दिन पहले हम जो है यहीं से जो है पैदल गए थे, लेकिन पानी का बहाव काफी ज्यादा था, लेकिन इतना बहाव नहीं था जो आज जो है गंगा जी पूरी इधर की तरफ आ गई है। विकासनगर में बारिश के बाद कई जगहों पर नुकसान हुआ। पशुआधून में कई कच्चे घर बारिश की वजह से ढह गए। टिमली गांव में 13 कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचा, तो वहीं कुंजा और आदूवाला गांव में भी बरसात की वजह से कच्चे मकान ढह गए, जबकि कुछ अन्य मकान अभी खतरे की जद में हैं। आसन नदी के उफान से खेती को भी नुकसान पहुंचा है। इस वर्ष जो है बरसात के मौसम में ये आसन जो नदी है, इसमें बाढ़ का जो भारी पानी आता है और पानी के कारण जो नज़दीक के जो किसान हैं, गरीब किसान, उनकी जो भूमि है वो इस नदी के बिल्कुल किनारे पे है। प्रतिवर्ष थोड़ी थोड़ी कटती हुई चली जाती है। विकासनगर अंतर्गत जो है पिछले 2-3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण जो है नदियों का पानी उफान पर है। अभी तिमली में भी जो है लगभग 12-13 मकान जो है वो आंशिक क्षतिग्रस्त हुए थे, जिनका तत्काल ही उनको मुआवजे की राशि वितरित कर दी गई है। चमोली के लाता गांव में धौली गंगा में फंसी 3 गाय का रेस्क्यू किया गया। ITBP के जवानों ने सुरक्षित रेस्क्यू किया और तीनों गायों को बाहर निकाल लिया। ITBP के जवानों को जैसे ही गायों के नदी में फंसे होने की सूचना मिली तो जवान मौके पर पहुंचे और फिर रस्सी की मदद से इन्हें निकाला गया। धराली में आपदा के बाद SDRF की संयुक्त टीम ने खीर गंगा उद्गम स्थल तक की रैली और निरीक्षण किया। खीर गंगा का पूरा निरीक्षण किया गया। राहत की बात यह है कि ऊपरी इलाके में कोई झील का निर्माण नहीं हुआ है।
टीम ने लगभग 4,812 मीटर ऊंचाई तक विषम परिस्थितियों में खीर गंगा का निरीक्षण किया। उधर हर्षिल में पिछले कुछ दिनों में बनी बड़ी आर्टिफिशियल झील से शनिवार को पानी निकलने की शुरुआत हो गई। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ समेत कई एजेंसीज झील को खोलने की कोशिश में जुटी थी। झील का मुहाना खोलने में सफल रही ये टीम। ये झील को मैनुअली जो है खोलने का गढ़वाल मंडल के हर्षिल, धराली के साथ ही गंगोत्री जाने वाले रास्ते के आसपास आई आपदा से नदियों में बन रहे मेगा प्रोजेक्ट्स को लेकर चिंता सताने लगी है। खासकर कुमाऊं में शिवालिक की पहाड़ियों में बन रहे जबरानी बांध से चिंताएं बढ़ गई हैं। नैनीताल जिले में तकरीबन 45 साल बाद आखिरकार इस उफनती हुई कौला नदी में जमरानी बांध के बनने का काम शुरू हो चुका है। शुरुआती चरण में नदी का रास्ता बदलने के लिए टनल बनाई जा रही है, लेकिन इसी टनल की खुदाई से पर्यावरणविद चिंतित हैं, क्योंकि इससे हिमालय की सबसे नई पर्वत श्रृंखला में से एक शिवालिक में भूस्खलन और पहाड़ों के कमजोर होने का खतरा मंडरा सकता है। अगल बगल जहाँ पर रोड ब्रॉडनिंग हो रही है वहाँ पर पूरा मलबा डायनामाइटिंग के बाद सब नदी में फेंक दिया जा रहा है। तो इस तरह से ये पूरी पारिस्थितिकी को डिस्टर्ब करेंगे, पूरा इकोलॉजिकल डिस्टर्ब करेंगे और इसके अतिरिक्त बड़ा विरोधाभास है। हालांकि इस जमरानी बांध प्रोजेक्ट के लिए अपना पूरा जोर लगाने वाले नैनीताल उधम सिंह नगर से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने दावा किया है कि जमरानी बांध प्रोजेक्ट की अनुमति के लिए हर एनवायरमेंटल क्लियरेंस को लिया गया है। करीब करीब वहाँ की मिट्टी से लेकर, बजरी से लेकर, पानी के फोर्स से लेकर, पहाड़ियों की बनावट से लेकर सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। कोई भी बांध बनते हैं तो वो वैसे नहीं बनते हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि कोई खतरे की बात नहीं है। जाहिर है प्रदेश में जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनकी साइंटिफिक अप्रूवल पहले ही ली जाती है। तकरीबन 2500 करोड़ रुपए से बनने वाले जमरानी बांध को बनाने से पहले भी सभी अप्रूवल लिए गए, लेकिन शिवालिक के कच्चे और रेतीले पहाड़ इसके बावजूद अपनी मजबूती की गवाही नहीं दे रहे। बांध की साइड से करीब 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ियों से हो रहा भूस्खलन और चिंता में डालने वाला है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। बागेश्वर के कांडा पड़ाव बाजार में गुलदार के घूमने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। गुलदार दिखने से स्थानीय लोगों में दहशत है, दुकानदार डरे हुए हैं। लोगों ने वन विभाग से पिंजरा लगाकर गुलदार को पकड़ने की मांग की के लिए अपील की जा रही है वन विभाग से, प्रशासन से। और लगातार क्षेत्र में आए दिन घटनाएं हो रही हैं। कई पालतू मवेशी जो है तेंदुए के शिकार हो गए हैं, कुत्ते जो है पालतू तेंदुए के शिकार हो चुके हैं और वहीं अब लोगों को भी जो है तेंदुए का भय सताने लगा है। लोग अपने घरों में ही कैद रहने को मजबूर हो रहे हैं। और अब ऋषिकेश के लोगों को राहत देने वाली खबर, जगह जगह हवा में झूलते बिजली के तारों से अब लोगों को राहत मिलने वाली है, क्योंकि केंद्र सरकार ने केबल को अंडरग्राउंड करने की वित्तीय स्वीकृति दे दी है। गंगा कॉरिडोर कुंभ मेला क्षेत्र में बिजली की लाइन को अंडरग्राउंड करने के लिए केंद्र सरकार ने 547.83 करोड़ की स्वीकृति दी है। हमारा जो धर्म नगरी है ये ब्यूटीफाई हो जाएंगी और हमारी राजधानी भी ब्यूटीफाई हो जाएगी और इससे बहुत सी समस्याएं जो इलेक्ट्रिफिकेशन की समस्याएं वो हल हो जाएंगी। तो मैं समझता हूं कि नवीन अवतार के अंदर ऋषिकेश दिखेगी। सभी ऋषिकेश वासियों को, दून वासियों को बहुत बहुत बधाई। और निश्चित रूप में इसमें इलेक्ट्रिफिकेशन की संभावना बहुत कम हो जाएगी, चोरी की संभावना कम हो जाएगी। राजधानी देहरादून में बना बर्फीला ट्रैक एक बार फिर इतिहास रचने जा रहा है, क्योंकि पहली बार भारत करेगा एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी का आयोजन, जिसमें विदेशी खिलाड़ियों संग होगा कड़ा रोमांचक मुकाबला।
20 अगस्त से 23 अगस्त तक देहरादून में एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी का आयोजन होगा। ये पहली बार है जब भारत इस तरह के आइस स्केटिंग टूर्नामेंट में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेजबानी कर रहा है। इस प्रतियोगिता में चीन, जापान, इंडोनेशिया, हांगकांग, थाईलैंड, मलेशिया और फिलीपींस समेत 11 देशों के करीब 150 विदेशी खिलाड़ी भाग लेंगे, तो वहीं देश के 91 खिलाड़ी भी अपनी प्रतिभा का जलवा दिखाएंगे। भारत में हमारा ये जो संघ है आइस स्केटिंग का, ये 2002 से कार्यरत है। धीरे धीरे हम आज इस मुकाम पे पहुंचे कि आज हम एक इंटरनेशनल इवेंट होस्ट करने वाले हैं। देहरादून के आइस स्केटिंग रिंग में जूनियर से लेकर सीनियर खिलाड़ी 222 मीटर स्प्रिंट से लेकर 5000 मीटर रिले में प्रतिस्पर्धा करेंगे। इस चैंपियनशिप के लिए आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने शनिवार को मस्कट में इसका लोगो भी लॉन्च किया। इस लोगो में तिरंगा और अमर ज्योति के साथ स्केट्स को दर्शाया गया है। हमारे देश के बहुत हर्ष की बात है कि 7 कैटेगरीज में मेल और फीमेल में हमारे 91 स्केटर्स जो है वो यहाँ पे इसमें प्रतिस्पर्धा बोलेंगे। ये हमारे लिए बहुत बहुत हर्ष की बात है। सबसे पहले एक ऐसा होने वाला है कि हमारा यहाँ पे नेशनल चैंपियनशिप हुई जिसमें 511 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और उसमें से सिलेक्ट 90 हुए हैं और वो यहाँ पे पार्टिसिपेट। आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इस आयोजन की तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसका मकसद भारत को 2027 में होने वाले जूनियर वर्ल्ड कप की मेजबानी के लिए तैयार करना है। देश के शीतकालीन खेलों के इतिहास में ये टूर्नामेंट एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा। सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। पंचायत चुनाव में बीजेपी नेताओं के करीबियों को जनता ने हराया है और कांग्रेस को जिताया है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने शनिवार को कांग्रेस ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हरीश रावत ने कहा कि उनके पास बीजेपी के 40 नेताओं की लिस्ट है जिनकी पत्नी, भाई, करीबी चुनाव हार चुके हैं और ऐसे में चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने अपहरण, फायरिंग और मेंबर्स को अगवा करने तक की कार्रवाई की है। हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश और बिहार जैसा बनाया जा रहा है जहां ऐसा होता था। उन्होंने कहा कि सितंबर से वो पूरे प्रदेश में न्याय यात्रा निकालेंगे। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि हरीश रावत को कांग्रेस में ही न्याय नहीं मिल रहा और न्याय यात्रा की वो बात कर रहे हैं। न्याय यात्रा मैं सितंबर से प्रारंभ करूंगा। ये जो पंचायत राज में गड़बड़ हुई है इसका पूरा ब्यौरा लेकर के हम जनता के बीच में जाऊंगा और लोगों से कहूंगा कि भाई ये 25 साल का उत्तराखंड के इसीलिए उत्तराखंड बनाया कि यहाँ जो कुछ पहले कभी बिहार में सुनते थे अब वहाँ भी नहीं हो रहा है, अब उत्तर प्रदेश में भी नहीं हो रहा है। उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश और बिहार की बानगी बनाने की कोशिश हो रही है। और अब नजर डालते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर पहाड़ टॉप 10 में। रामनगर में कॉर्बेट पार्क घूमने आए एक पर्यटक की रिजॉर्ट के स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के नोएडा निवासी राकेश शर्मा के रूप में हुई है। हरिद्वार में नदी में डूबने से युवक की मौत हुई। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया के लिए रील बनाते वक्त नदी में डूब गया युवक। हरिद्वार में स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने वाले आरोपी के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया। आरोपी आजिम पर राष्ट्रीय ध्वज से छेड़खानी कर अशोक चक्र के स्थान पर कलमा लिखने का आरोप है। रुड़की में नाबालिग लड़की ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने प्रेमी को मौत के घाट उतारा। पुलिस ने युवक के शव को बरामद किया। युवती और एक युवक को गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी अब भी फरार। हरिद्वार में लक्सर के मुंडाखेड़ा गांव के एक घर में मगरमच्छ घुस आया। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया, सुरक्षित स्थान पर छोड़ा। नैनीताल जिला पंचायत चुनाव के दौरान किडनैपिंग मामले में बीजेपी कार्यकर्ता ने तल्लीताल थाने के बाहर प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं नेताओं पर कार्रवाई की मांग की। उत्तरकाशी के बड़कोट में बीजेपी ने नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्यों का भव्य स्वागत किया। मुख्य बाजार में जुलूस निकाला। नारसन बॉर्डर से लेकर रुड़की तक का 2027 के अर्धकुंभ में शामिल किए जाने को लेकर विधायक प्रदीप बत्रा ने मुख्यमंत्री को प्रस्ताव भेजा है।
अल्मोड़ा लिटरेचर फेस्टिवल 10 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक चलेगा, जिसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। ऋषिकेश का मधुबन आश्रम कृष्ण जन्म उत्सव वहां मनाया गया। बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए, पूजा अर्चना की। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं।